नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कल मैं गुड़गांव में जोश टॉक्स के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। जोश टॉक्स टीम की तरफ से। जोश टॉक्स आप जानते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस हैं अलग अलग स्पीकर्स की। अच्छा मंच है और उन्होंने यूपीएससी के लिए मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। कल रिकॉर्डिंग के लिए मुझे 2 बजे पहुंचना होगा और काम ख़त्म होने के तुरंत बाद घंटे 2 घंटे जो भी लगे मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये भी तय है कि करीब 9 घंटे का सफ़र गुड़गांव से लेकर और लखनऊ तक मैं समय से किसी कीमत पर यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा कि मैं आपको कल नई स्टोरी रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूँ। इसलिए प्लीज़ बियर विद मी और कल भी आपको रिपीटेड एपिसोड ही जयप्रकाश जी अपलोड कर देंगे। जो मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि फिर अनावश्यक टिप्पणियाँ, अनावश्यक बातें ये होने लगती हैं। मैंने बता दिया कि जब मैं रहूँगा यहाँ पर लखनऊ में तो मैं ज़रूर सीधे आपके साथ नई अपराध की घटनाओं के साथ उपस्थित रहूँगा और जब लखनऊ से बाहर रहूँगा तो ज़रूर आपको थोड़ी तकलीफ़ सहनी होगी और रिपीटेड एपिसोड्स देखने होंगे। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अपलोड करूँगा, आपकी इच्छा पर है, आप देखें न देखें। आज का जो वाक़या है वो आगरा ज़िले से है। बात 12 अक्टूबर 2023 की है। एक पॉश कॉलोनी है थाना ताजगंज क्षेत्र में, राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी। राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी के रहने वाले बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय के ससुर, उन्होंने फ़ोन किया। उनके ससुर जो कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, ब्रिजेंद्र रावत, उन्होंने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया कि मेरे दामाद ने राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी फला फला नंबर फ्लैट में उसने आत्महत्या कर ली है। बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उसको सब जानते हैं। बार या यूं कहें वकीलों के न्यूसेंस को, सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से जो लोगों के दिमाग में है कि इनके न्यूसेंस को सब जानते हैं। लिहाजा फ़ौरन सारी पुलिस वहाँ पर राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी में पहुँच गई, जहाँ की ये सूचना थी कि उनके दामाद सचिन उपाध्याय ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा सचिन उपाध्याय की पत्नी प्रियंका, उनके ससुर ब्रिजेंद्र रावत और सचिन का साला कृष्णा रावत, ये सभी वहाँ मौजूद थे। पुलिस को जो लाश वहाँ मिली, जो बरामद की पुलिस ने, उस पर तमाम खून के निशान थे, कुछ चोटों के भी निशान थे और पुलिस को ही वहाँ एक चादर जिस पे बहुत ढेर सारे खून के निशान थे, सूखती हुई भी मिल गई। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि आत्महत्या में इतने खून का कोई काम नहीं है जब तक नसें न काटी जाएं। लिहाजा उन्होंने कहा साहब कि ये पोस्टमार्टम इसका करने के लिए हम भेजते हैं। इतने पर अध्यक्ष ब्रिजेंद्र रावत, उनका लड़का और अध्यक्ष जी के साथ मौजूद सैकड़ों वकील, वो एकदम आपे से बाहर हो गए कि कैसे पोस्टमार्टम होगा इसका। पोस्टमार्टम बिल्कुल नहीं होगा, हम कतई पोस्टमार्टम के लिए हम लिख के देते हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। लेकिन तब तक सचिन के पिता केशव देव शर्मा, वो भी अपने परिजनों के साथ आ गए, अपने तमाम और लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ शंका पहले हो रही थी। आए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब पोस्टमार्टम होगा, हम लिख के दे रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है।
पुलिस को बीच में दखल देना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि पुलिस थोड़ा सा दबाव महसूस करती है वकीलों से, क्योंकि वकीलों का जो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो किसी को तंग करते हैं, कैसे वो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सब नहीं, प्रोफेशनल लॉयर्स, कुछ वकीलों की समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन कुछ से पूरा मोहल्ला त्रस्त रहता है। कुछ इस वकालत के पेशे की आड़ में तमाम ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में समय समय पर कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बार बार टिप्पणियां की हैं। अभी एक और मैं बात बता दूं कि अभी कुछ वकील की जो ड्रेस होती है, काली कोट, सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, और वो जो बो होती है इनकी वकालत के पेशे की, वो लगाए हुए किसी मकान के कब्जे के सिलसिले में काफ़ी मारपीट वकीलों के साथ हुई। इस पर एक आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में किया गया कि अदालत के कार्यों के बाहर, यानी अदालत के परिसर के बाहर, आप ड्रेस का उपयोग नहीं करेंगे, ताकि लोगों में ये मैसेज न जाए कि ये वकील साहब लोग झुंड में आकर उन्होंने, या किसी ऐसे मौके पर आप इस वकालत की ड्रेस में नहीं रहेंगे जिसका पेशे से कोई लेना देना न हो। आप इस ड्रेस का उपयोग या इस ड्रेस को पहन के, ड्रेस कोड को फॉलो करके सिर्फ अदालत परिसर में ही रह सकते हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना गंभीर मामला है। बहरहाल ये लोग वहाँ पर आए। जब लड़के के पक्ष ने सचिन उपाध्याय के घर वालों ने दबाव बनाना शुरू किया, फिर कई थानों की फोर्स इकट्ठा की गई और कुछ राइट थिंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका पोस्टमार्टम जरूर कराएंगे, हम किसी के कहने पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि साहब ये है और कैसे होगा, मैं देख लूँगा, मैं फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा। बहरहाल लाश सील की गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंगुलेशन और तमाम एंटीमॉर्टम इंजरीज के लिए आया। आप सोच लीजिए कि घंटों पोस्टमार्टम नहीं, घंटों लाश सील नहीं हो पाई और घंटों वो पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस नहीं भेजी जा सकी, दबाव में, हल्ला से, जो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी वजह से। बहरहाल जब आ गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो फिर तहरीर दी लड़के के फादर ने, सचिन उपाध्याय के फादर केशव देव शर्मा ने। उसमें उन्होंने कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र रावत, उनके बेटे कृष्णा रावत और बेटी प्रियंका रावत को नामजद किया गया। पुलिस ने कृष्णा रावत यानी साले को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बार के अध्यक्ष और इस हत्या के मामले के मुलजिम ब्रिजेंद्र रावत और उनकी बेटी प्रियंका आज भी फरार है। आज से कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले की बात है। वो अभी भी फरार हैं और अभी नहीं रहना चाहती हैं। पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं, न ही उन्होंने अपने आप को, भाई होना तो ये चाहिए था कि आप बार के अध्यक्ष हैं, वकील हैं, आपसे अपेक्षा है आप कानून का पालन करते हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई FIR है, आपको स्वयं थाने में जाके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाके, या जिस कोर्ट में हैं, जो आप कलेक्ट्रेट कोर्ट में हैं, वहाँ पर किसी अधिकारी के सामने जाके आप बताते साहब मैं मौजूद हूँ, पुलिस मुझसे पूछताछ कर सकती है, पुलिस चाहे तो मुझे थाने पर ले सकती है। लेकिन फरार हैं वो और उनकी बेटी भी फरार है। पुलिस ने जो आसपास के लोगों से, नात से, हित से, रिश्तेदार से जो बातचीत की, उससे ये पता लगा कि सचिन उपाध्याय शमशाबाद रोड की जिस पॉश कॉलोनी राम रघु एक्सोटिका में रहते थे, उनकी शादी 7 साल पहले बालूगंज के रहने वाले वकील ब्रिजेंद्र रावत की बेटी प्रियंका रावत से हुई थी। वहीं सचिन के पिता केशव देव शर्मा और अन्य घरवाले अपने मूल गांव पिनाहट क्षेत्र के टिकेतपुरा के रहने वाले हैं। पिता केशव देव शर्मा ने बताया कि प्रियंका शादी के बाद से ही
कभी गांव नहीं आना चाहती थी। उसे ये पसंद नहीं था कि शहर में भी सचिन के पिता या उसके भाई या उसके घर वाले उससे मिलने आए। उसे ये पसंद नहीं था कि वो सचिन बार बार अपने माँ बाप से मिलने पिनाहट जाया करे। ये देख के उन्होंने कहा कि चलिए अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने वहाँ पर नया घर राम रघु एक्सोटिका में एक नया घर खरीद कर अपने बेटे सचिन को दे दिया। सचिन और प्रियंका वहाँ रहने लगे। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी 3 साल की और बेटा 6 साल का। लेकिन उसको इस बात से हमेशा परेशानी रहती थी कि ये क्यों बार बार गांव अपने माँ बाप के पास जाता है। उसे एक बात से परेशानी रहती थी कि क्यों इसका कोई रिश्तेदार यहाँ एक्सोटिका कॉलोनी में मिलने आता है। इसी बीच में जब कभी इस बात को लेके झगड़ा होता था तो या तो आस पड़ोस के लोग मिल के समझा के इसे, दोनों लोगों को समझा के इस झगड़े को शांत करते थे, और जब झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था तो सचिन के पिता केशव देव शर्मा स्वयं आते थे और दोनों के बीच बचाव किया करते थे। इसी बीच में केशव देव शर्मा ने पेट्रोल पंप के लिए एक आवेदन कराया। आवेदन निकला होगा, उनके घर के पास ही कोई पेट्रोल पंप की जगह निकली होगी, उन्होंने आवेदन किया। लेकिन आवेदन उन्होंने सचिन उपाध्याय के भाई के नाम से किया। सचिन से पूछ कर किया कि भाई ये भी घर में रहता है, इसके लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। मैं बाप हूं, मैं चाहता हूं कि ये पेट्रोल पंप इसको मिल जाए और ये पेट्रोल पंप से अपना जीवन यापन करे, पेट्रोल पंप को चलाए और उससे अपना जीवन यापन करे। ये बात जैसे ही प्रियंका को पता लगी, उसने तमाशा खड़ा कर दिया कि पेट्रोल पंप तुम्हारे नाम होना चाहिए था, तुम बड़े हो, कैसे तुम्हारे छोटे भाई के नाम तुम्हारे पिता ने ये पेट्रोल पंप का आवेदन किया है। बात बहुत बढ़ गई तो प्रियंका ने अपने पिता और अपने भाई को बुलवा लिया। केशव देव शर्मा का आरोप है कि दोनों ने आके अपने दामाद यानी उनके बेटे सचिन उपाध्याय की पिटाई की। पिटाई करने के बाद वो फौरन वहां घर से निकला और निकलकर फिर अपने घर, अपने पिता के पास, केशव देव शर्मा के पास चला गया और ये बताया कि मेरी पत्नी, मेरे साले और ससुर ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। केशव देव शर्मा ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे ससुर ही हैं, तुम्हारी पत्नी है, झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो बीच बचाव वाले रास्ते पर उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है। ये भी कहा सचिन ने कि अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरे साथ बार बार इस तरह की बदतमीजी मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी करती है। लेकिन केशव देव शर्मा ने उसे बहुत समझाया, परिवार खराब होगा, परिवार बिगड़ेगा, परिवार टूटेगा, समाज में बेइज्जती होगी, मैं किसको किसको क्या क्या जवाब दूंगा, लिहाजा तुमको जाना पड़ेगा, जाओ। अगर उसकी गलती है मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो माफ़ी मांगेगी, अगर तुम्हारी गलती है तो तुम माफ़ी मांगना। ये बात तुम दोनों की बीच की है। अगर पेट्रोल पंप की कोई बात है तो मैं अभी फ़ोन करके उनके पिता या भाई या प्रियंका को बता दूंगा कि भाई ये तो हम पेट्रोल पंप ले रहे हैं, कोई दूसरा नहीं ले रहा है। हम, बड़ा बेटा हमारा एस्टेब्लिश है, बैंक में मैनेजर है, छोटे बेटे के लिए कुछ इंतज़ाम करना बाप का कर्तव्य है, वही मैंने किया है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। बहरहाल तमाम समझाने बुझाने के बाद 11 अक्टूबर 2023 की रात की शाम सचिन घर आ गया। उसी रात सचिन के साथ जो कुछ हुआ, पत्नी अभी पकड़ी नहीं गई प्रियंका, लेकिन गला दबाया गया, गला दबा के मारा गया, उसे जगह जगह जलाया गया, जगह जगह शरीर में जलने के बहुत ढेर सारे निशान हैं। पुलिस का मानना है कि या तो ये जलने के निशान प्रेस यानी इस्त्री यानी जो आयरन होता है कपड़ों पे प्रेस करने वाला प्रेस, उससे, या हेयर स्ट्रेटनर जो बाल सीधा करने वाले महिलाओं के लिए जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है
जो काफ़ी उसकी प्लेट गर्म हो जाती है और बालों को सीधा किया जाता है, या तो इससे जलाया गया। लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ मौके से पुलिस को नहीं मिली है। आगे जब तफ्तीश बढ़ी तो ये पता लगा कि जिस रात को, यानी 11 की रात को, उसके यहाँ 2 काम करने वाली महिलाएं आया करती थीं। एक तो झाड़ू पोछा लगाती थी, दूसरा खाना बनाती थी। प्रियंका ने काम वाली से कहा कि कढ़ी चावल और 16 रोटियां बना दो। सामान्य रूप से इन दोनों से जब बातचीत की गई, एक खाना बनाने वाली से, एक झाड़ू पोछा करने वाली से, पुलिस ने इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 8 या 9 रोटियां बनती थी। हम लोग भी थोड़ा ताज्जुब में हुए कि ये 16 रोटियां क्यों बनवाई गई हैं। रात में कढ़ी चावल बना, रोटियां बनी और रात में खाना खाया गया। ऐसा लगा जैसे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। लाश को भीतर वाले कमरे में रख के बाहर से ताला बंद कर दिया गया। फिर प्रियंका पड़ोस वाले के घर गई। वहां उनसे कहा कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन टूट गया है, हमें थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए, मुझे बात करनी है। ये भी कहा कि मुझे अपने पिता से बात करनी है। उसके बाद इन लोगों ने उसने 2 बार अपने पिता से कॉल की, लेकिन क्या बात की ये पता नहीं लग पाया। केशव देव शर्मा का बड़ा स्पष्ट आरोप है कि इन लोगों ने लाश को गायब करने का हर कुछ प्रयत्न किया, लेकिन कॉलोनी से बाहर निकलते समय दसियों सीसीटीवी लगे हुए हैं और सारे सीसीटीवी को बंद करवा पाना इनके बस का नहीं था। इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि लाश को डिस्पोज ऑफ किया जाए। रात में और अगले दिन भर इन्होंने लाश में ये कोशिश की करने की कि इसमें से ब्लड निकलना बंद हो जाए। जब ब्लड का रिसना कम हो गया, पुरानी चद्दर से उसको खूब अच्छी तरह सुखाया गया, उस पर कपड़े पहनाए गए ताकि ये कहा जा सके कि ये आत्महत्या हुई है। जो भी राय उनके पिता ने दी होगी, बहरहाल शाम को पहले तो कृष्णा ने, यानी सचिन उपाध्याय के साले ने फ़ोन किया केशव देव शर्मा को, सचिन के फादर को, कि देखिए पति पत्नी दोनों बहुत लड़े थे आज, मैंने शांत करा दिया है और सचिन को सुला दिया है। पिता ने कहा कि नहीं, आप मेरी बात कराइए, जगा के मेरी बात कराइए। लेकिन उसने बात नहीं कराई, फ़ोन काट दिया और सचिन का फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। दिन भर ये लोग अपना इसी काम में लगे रहे कि क्या सूचना देनी है और कैसे लाश को डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे पुलिस को गुमराह करना है। इसीलिए बताया गया है कि 201 आईपीसी का मुकदमा भी कायम किया गया, क्योंकि तमाम साक्ष्य नष्ट किए गए थे। पुलिस ने जब ये सब शुरू किया तो पुलिस ने एफआईआर भी बहुत बाद में, इतने वकील आकर खड़े हो गए कि पहले जो मुकदमा लिखा जा रहा था वो मुकदमा दहेज उत्पीड़न का लिखा जा रहा था। लड़की की तरफ से कि दहेज उत्पीड़न मेरे साथ हुआ है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है, और जब मैंने इसका प्रतिकार किया तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यानी एक लाइन पकड़ा दीजिए सुसाइड की, उसके बाद फिर इसका मरना दर्शाएंगे, उसके बाद फिर इसको आत्महत्या में मोड़ देंगे। इतना कॉन्फिडेंस होता है वकीलों में, और इतना कॉन्फिडेंस आप देखिए कि सारी दुनिया की नज़रों में धूल झोंक के हत्या की गई एक लाश को ये कहना कि नहीं साहब हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, हम लिख के दे रहे हैं, कोई क्राइम नहीं हुआ है, आत्महत्या की है, या फिर हमारा मुकदमा दहेज उत्पीड़न का लिख लिया जाए। बहरहाल सूरज राय जो डीएसपी सिटी हैं, उन्होंने बताया कि हमने हत्या की धाराओं में और हत्या के साक्ष्य मिटाने की धारा 201 आईपीसी में इसका मुकदमा लिखा है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाथरूम में पाइप टूटा हुआ मिला, एक जगह टूटी हुई चूड़ियां मिली, 1-2 सामान भी घर में टूटे हुए मिले, लेकिन कुछ सवाल अभी भी, और गिरफ्तारी हुई नहीं। आप समझ सकते हैं कितना दबाव होगा। केशव देव शर्मा का यही आरोप है
कि पुलिस वकीलों के दबाव में सही काम नहीं कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उन्होंने आगे भी कहा कि भी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ये घटना हुई होती तो अब तक नामजद सारे मुलजिम पुलिस ने जेल भेज दिए होते, लेकिन पुलिस इनको ढूंढने का भी प्रयास नहीं कर रही है। जिन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं, पुलिस पर तमाम प्रश्न चिन्ह भी स्थानीय समाचार पत्रों में लगाए गए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? चूड़ियां टूटी हुई एक जगह एक साथ कई चूड़ियां कैसे मिली हैं? रात पूरा दिन लाश को छिपा कर रखा गया, उसका क्या कारण है? पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को क्यों नहीं अब तक कब्जे में लिया है? कि घर में कौन कौन आया था, किसने किसने ये वारदात की होगी? क्योंकि सचिन का गला किसने घोंटा, ये काम कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, तो साथ में अगर कोई दूसरा था तो वो कौन था? सचिन के मुंह से लार निकल रही थी, सलाइवा सेक्रीट हो रहा था। ये उस समय का स्पेसिफिक फिजिकल इंडिकेटर है जब गला घोंटा जाए और व्यक्ति खड़ा हुआ हो, तो सलाइवा का सिक्रीशन जरूरत से ज़्यादा होता है और कभी कभी वो बाहर भी निकलता है। तो ऐसा ही सिचुएशन कैसे घर में हुई कि वो खड़ा हुआ था और तभी उसका गला घोंटा गया? अकेले उनकी पत्नी प्रियंका का काम नहीं हो सकता। ये शरीर पर जो जले हुए निशान हैं, वो आशंका है कि वो प्रेस के जले हुए हैं, लेकिन प्रेस कहीं नहीं मिला और हेयर स्ट्रेटनर भी कहीं नहीं मिला। तो ये किस चीज़ से जलाया गया था ये भी पता नहीं है। हालांकि सचिन का बेटा जो 6 साल का है, बेटी 3 साल की है, दोनों घर में मौजूद थे, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता सके। उनके नाना केशव देव शर्मा और पुलिस के और अधिकारी, महिला सब इंस्पेक्टर्स, इन लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। अब फॉरेंसिक की टीम के लिए आगरा के पुलिस कमिश्नर ने ये चिट्ठी लिखी है कि क्राइम सीन को रिपीट करने के लिए या क्राइम सीन को दोहराने के लिए एक टीम भेजी जाए और जो बताया गया है उसके हिसाब से क्राइम सीन क्रिएट करके और ये देखा जाए कि कितना इसमें किस तरह से किया गया होगा और बताई गई घटना में कितनी सच्चाई है। मेरी जानकारी में अभी तक ब्रिजेंद्र रावत और प्रियंका रावत की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितना मैंने सर्च किया है, मुझे कहीं नहीं मिला कि इनकी गिरफ्तारी अभी हो पाई है। आज की घटना, अब आप सोचिए परवरिश के बारे में। एक वकील, बड़ा वकील, वकीलों का नेता, एक हुजूम उसके साथ। आप जहां कहीं से भी ये सुन रहे हैं, आप जिस जिले को बिलोंग करते हैं, आप वकीलों के बारे में, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बारे में आप सहज सोच सकते हैं। आप सोचिए कि अगर मोहल्ले में कोई एक खराब वकील, यानी ऐसा वकील जिससे पूरा मोहल्ला त्रस्त है, वो क्या क्या करता है। लोग उसको देख के पीछे की तरफ निकल लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है उनके बच्चों से कोई कुछ कह सके। सभी टोला पड़ोसियों के खिलाफ कोई न कोई एफआईआर लिखाई गई होगी। दबंग वकील है और अच्छा वकील नहीं है, मतलब अच्छे का मतलब व्यवहारिक नहीं है और उसे अपने पे बड़ा, अपने या कानून पे, या ये कहिए कि कानून को घुमाने पर उसे बड़ा नाज है। वो किसी के खिलाफ एफआईआर के लिए 4 से 10 वकीलों के साथ थाने पर दबाव बनाएगा कि एफआईआर लिख ली जाए। अगर थानेदार ने एफआईआर लिख के और यह कहा कि ये झूठा है, उसमें एफआईआर लगा दी, तो थानेदार के खिलाफ 156(3) में एफआईआर लिखाने के लिए एक आवेदन कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ वो जरूर करेगा, थानेदार को दबाव में लेने के लिए, और कोशिश करेगा कि मजिस्ट्रेट इसकी एफआईआर लिखने का आदेश कर दें। अगर मजिस्ट्रेट कुछ हीला हवाली करते हैं तो फिर वही 10, 20, 50 वकील जिंदाबाद मुर्दाबाद वहीं पर करेंगे
अव्वल तो वो आदेश कर देगा और संबंधित से कहेगा भाई मैंने आदेश कर दिया है, विवेचना में सही का सही, गलत का गलत हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो अड़ा कि नहीं साहब, पुलिस रिपोर्ट में और बाकी सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि ये फर्जी है, तो फिर फौरन उस मजिस्ट्रेट की एक शिकायत एडमिनिस्ट्रेटिव जज के यहाँ जरूर भेजी जाएगी और आरोप होगा 100% केसेस में भ्रष्टाचार का कि साहब इनकी ये जांच करा ली जाए, इनकी ये जांच करा ली जाए। अरे भाई, हम ये कहते हैं किसी के मजिस्ट्रेट के सामने मान लिया 100 मामले आए, जमानत के आए हों, ट्रायल के समय के मामले आए हों, सजा या उसको बरी करने के मामले आए हों, तो ऐसा कोई जज नहीं होगा कि वो 100 के 100 में सजा करे या 100 के 100 में बरी कर दे या 100 के 100 में जमानत दे दे या 100 के 100 में जमानत रिजेक्ट कर दे। मेरिट पर सुनते हैं, लिखना होता है और उनके जजमेंट को रिव्यू करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा जानबूझकर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके कैरियर में इन चीज़ों की बड़ी महत्ता है। लेकिन जब इस तरह के लोग, इस तरह के जो वकील हैं, वो जब उसकी शिकायत करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की करेंगे कि फला फला में इन्होंने जमानत दे दी, फला फला में इन्होंने बरी कर दिया, और फिर ये है कि साहब इन्होंने इसमें पैसा ले लिया, इनकी जांच की जाए। अब वो मजिस्ट्रेट दबाव महसूस करता है ऐसे लोगों से, इसलिए वो अपना, जिसको कहते हैं, बला छोड़ाता है कि चलो FIR दर्ज हो जाएगी, ये जाने, इनका काम जाने। ये न्यूसेंस वैल्यू होती है। तो इन वकील साहब के बारे में कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन घर में जरूर इस तरह का वातावरण रहा होगा कि जब भी ये अपने किसी भी, जिससे इनकी अनबन हुई हो, जिसने इनकी बात न मानी हो, जिसने इनकी गलत में इनका साथ न दिया हो, उसके खिलाफ इस तरह का तांडव न किया हो इन्होंने। और शाम को घर में आकर अपनी बहादुरी की जेल जाने का इंतजाम कर दिया। बहुत तेजी पकड़ता था, मैंने ये कर दिया, मुकदमा लिखवा दिया, दरोगा को पानी पिला दिया। दुनिया भर की ये जो बड़बोलेपन की बात है, अगर ये फैमिली में घर आकर आप इस तरह का बड़बोलापन करेंगे, ये सिर्फ वकील के लिए नहीं है, ये पुलिस वालों के लिए भी है कि आप अगर घर में आके कि मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, आज उसको भेज दिया वो जेल, वो नहीं मेरी बात सुन रहा था, आज उसके खिलाफ मैंने FIR करा दी, पड़ोसी के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ। अगर आप इस तरह का माहौल अपने घर में बनाएंगे तो बच्चों की परवरिश का एक जरूरी हिस्सा हो जाएगा। उनके मन में ये होगा कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरे पिताजी हैं, वो सब डील कर लेंगे, मेरे पिताजी हैं, कौन बोलेगा, मेरे पिताजी हैं, मैं देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। इस तरह की परवरिश प्रियंका की हुई है। और जिस की ऐसे माहौल में परवरिश होगी, उसके लिए कानून, समाज, नात, हित, रिश्तेदारियां सब ठेंगे पर होते हैं। कोई क्या कर लेगा मेरे बाप तो हैं, अभी अदालत में नचा के फेंक देंगे, अभी 4 FIR करेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान होने लगता है, और घर में जब वो इस तरह की बहादुरी के कारनामे सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमें कौन छुएगा, हम जो चाहें करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि बृजेंद्र रावत का घड़ा भर गया था। उनकी तमाम विरोध, कोशिश, हुल्लड़बाजी, दबाव के बाद भी शव का पोस्टमार्टम हुआ। उनके तमाम चिल्ल पोंकरने के बाद भी FIR लिखाई गई। मैंने जैसा पहले कहा कि अगर वो कानून के पालन करने वाले होते तो उन्हें सीधे ये कहना चाहिए कि नहीं साहब, मैं सामने हूँ, थाने पर चले जाते। थाने से डर लग रहा था कि पुलिस वाले उनके साथ बदतमीजी करेंगे, क्यों उनके लिए वो एक अपराधी हैं। DM साहब के यहाँ चले जाते, 4 वकीलों को लेके चले जाते कि साहब मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, पुलिस से कहिए अपनी जांच कर ले, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मैं अपना बयान, अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कहीं नहीं भागा हूँ। लेकिन वकील साहब फरार हैं। वकील साहब का बेटा जेल चला गया है। अभी वकील साहब सारी जुगत करेंगे कि वो किसी तरह अरेस्ट ना हो। अरेस्ट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ,
वहाँ से खारिज होगी तो वो अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें उनकी बेटी को पुलिस गिरफ्तार न करे। अगर उनको अदालत से इस तरह की बात नहीं मिलती है तो फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। पुलिस जब गिरफ्तार करेगी तो ट्रायल में फिर अपना वही ड्रामा शुरू करेंगे। अब देखना ये है कि जुडिशियल ऑफिसर चाहे जिस लेवल के हों, ट्रायल में वो कितना न्याय दे पाते हैं सचिन उपाध्याय उसके परिवार को, क्योंकि वकील साहब के जो चेले चपाटी हैं वो हर जगह दबाव बनाएंगे। एंटीसिपेटरी बेल का दबाव बनाएंगे, अरेस्ट स्टे का दबाव बनाएंगे, अगर पकड़ गए तो जमानत का दबाव बनाएंगे, जमानत अगर हो गई उसके बाद ट्रायल में दबाव बनाएंगे। हर तरह कोशिश करेंगे कि हम कानून से ऊपर हैं और हमें कोई कुछ नहीं या हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मानसिकता गलत है। और आप जिस माहौल में अपने बच्चों को रखते हैं या जिस माहौल में बच्चों की परवरिश होती है, वो बच्चे वैसा ही बर्ताव या तो आपके साथ करेंगे या दूसरों के साथ करेंगे और आपके लिए नई मुसीबत हमेशा खड़ी रहेगी। लिहाजा आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें, उस माहौल में, उस परिवेश में उसको ऐसा अपनी बहादुरी बता बता के, बड़े बड़े बोल बोल के, तमाम और लोगों को कह कह के आप बच्चों में ये जो शिक्षा दे रहे हैं या उनकी परवरिश करने का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बच्चों को सही और गलत दोनों का एहसास आप ही को कराना होगा। आपने किया हो या किसी और ने किया हो, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये इसने सही किया, ये इसने गलत किया। तभी बच्चों के अंदर नीर छीर विश्लेषण की कैपेसिटी आएगी। वरना तो वो एक तरफा बात आप ही की कि मैंने एफआईआर करा दिया, मैंने जेल भिजवा दिया, मैंने उसको नानी याद दिला दी, उसको सस्पेंड करा दिया, उसका तबादला करा दिया। तो बच्चों के दिमाग में भी वही बात हमेशा घर करेगी। लिहाजा परवरिश जैसी होगी, बच्चे वैसा ही रिजल्ट देंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।